चलिए आज हम एक कहानी की गहराई में उतरते हैं, एक ऐसी जगह की जिसका नाम है बोन लेक। कल्पना कीजिए एक विशाल शांत झील की जिसके चारों ओर घने जंगल हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है। ऐसी खामोशी जो सुकून नहीं देती बल्कि बेचैनी देती है। बिल्कुल। कहते हैं 1950s के दशक से ही ये झील एक अनजाने सीरियल किलर के लिए लाशें फेंकने की जगह बन गई थी। और ऐसी जगह इंसानी दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती हैं। मतलब ये जो अलगाव है और ये जो एक भयावह इतिहास है, इन दोनों का मेल किसी भी व्यक्ति के मन में शक और डर के बीज बो सकता है, इससे पहले कि असल में कुछ भी गलत हो। तो इसी झील के किनारे बने एक आलीशान घर में एक जोड़ा आता है, सेज और डिएगो। वो यहाँ एक वीकेंड बिताने आए हैं, जश्न मनाने, एक नई शुरुआत के लिए। हाँ, सेज ने हाल ही में एक एडिटिंग की नौकरी शुरू की है ताकि डिएगो अपने लिखने के सपने को पूरा कर सके। तो माहौल में उम्मीद है, प्यार है, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक और जोड़ा वहां आ जाता है, विल और सिन। हाँ, वो बहुत मिलनसार लगते हैं और कहते हैं कि गलती से घर की डबल बुकिंग हो गई है। और ये डबल बुकिंग वाली बात शायद पहला झूठ है। इसे एक तरह की नियंत्रित घुसपैठ कह सकते हैं। अच्छा, मतलब वो अचानक नहीं आए? नहीं, उन्होंने जानबूझकर सेज और डिएगो के निजी दायरे में घुसपैठ की है। वो मेहमान बनकर नहीं आए, बल्कि उनके माहौल को नियंत्रित करने आए हैं। और सेज और डिएगो सामाजिक दबाव में आकर उन्हें रहने देते हैं। और यहीं से उनकी सीमाएं टूटना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। पहला दिन तो ठीक ठाक गुजरता है, झील में तैरना, खाना पकाना, लेकिन शाम को माहौल अचानक बदल जाता है। विल बॉन लेक के खौफनाक इतिहास की कहानी सुनाता है कि कैसे यहाँ लाशें फेंकी जाती थीं। और इसके ठीक बाद ही वो, हाँ, विल और सिन धीरे धीरे सेज और डिएगो के करीब आने की कोशिश करते हैं। एक असहज करने वाला फ्लर्ट शुरू हो जाता है। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक आम फ्लर्ट नहीं है, ये एक तरह की जांच है। मनोवैज्ञानिक इसे वल्नरेबिलिटी स्कैन कहते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैन मतलब कमजोरी की जांच? हाँ, हर मुस्कान, हर बात एक तरह का टेस्ट है। वो ये देख रहे हैं कि क्या सेज विल की बातों से असहज होती है, क्या डिएगो सिन के करीब आने पर असुरक्षित महसूस करता है। वो उनके रिश्ते की दरारों को ढूंढ रहे हैं ताकि बाद में उन पर वार कर सकें। बिल्कुल। और उन्हें ये दरारें मिल भी जाती हैं। बाद में वे घर में कुछ बंद कमरे खोज निकालते हैं। अच्छा। एक कमरे में उन्हें सेक्स टॉयज और एक सेक्स स्विंग मिलता है। दूसरे में एक ओइजा बोर्ड और अखबार की कतरनें। कतरनें किस बारे में? झील के आसपास हुए गुमशुदगी की खबरें उनमें। और इसी दौरान विल को डिएगो की दादी की अंगूठी मिल जाती है। ओहो। जिससे डिएगो सेज को प्रपोज करने वाला था। कमजोर कर देता है। और फिर उस अंगूठी का मिलना, ये कोई संयोग नहीं है। नहीं, ये कहानी का वो बिंदु है जहां हमलावरों को अपना सबसे बड़ा हथियार मिल जाता है। एक ऐसी चीज जो डिएगो के लिए सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके प्यार और भविष्य का प्रतीक है। और यहाँ से दिमागी खेल बहुत ही क्रूर हो जाता है। अगली सुबह नाश्ते पर सबके सामने विल उसी चुराई हुई अंगूठी से सिन को प्रपोज कर देता है। क्या? सबके सामने? हाँ, ये डिएगो के लिए एक जबरदस्त अपमान था। तो डिएगो अकेले में विल से बात करता है और यहीं पर विल अपना सबसे बड़ा दांव खेलता है। हाँ, और जो वो करता है ना, वो मनोवैज्ञानिक हेर फेर का एक क्लासिक उदाहरण है। वो पहले तो अपनी हरकत की नीचता से इनकार करता है। कहता है कि उसने ये सब हताशा में किया। फिर वो बड़ी चालाकी से डिएगो से ही उसके रिश्ते की कमजोरी उगलवा लेता है, जब डिएगो उसे बताता है कि सेज ने भी उसे धोखा दिया था। और आखिर में वो खुद को सिन के धोखे का शिकार बताकर बेचारा बन जाता है। नतीजा ये होता है कि डिएगो गुस्से में गया था, लेकिन अब वो विल के लिए सहानुभूति महसूस कर रहा है। ये तो कमाल की रणनीति है। उसने न सिर्फ डिएगो को शांत कर दिया, बल्कि उसके और सेज के बीच शक का बीज भी बो दिया। बिल्कुल। और ये खेल यही नहीं रुकता। इसके बाद वे दोनों को अलग करते हैं। विल सेज को किराने का सामान लेने के लिए शहर ले जाता है। हाँ, ये ट्रायंगुलेशन नाम की एक जानी-मानी तकनीक है। दो लोगों के बीच सीधी संवाद को तोड़कर एक तीसरा व्यक्ति जानकारी को नियंत्रित करता है। तो विल सेज से क्या कहता है? विल सेज से कहता है कि डिएगो अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर असुरक्षित है। ये एक ऐसी बात थी जो डिएगो ने भरोसे में विल को बताई थी। और उधर घर पर सिन डिएगो को बहकाने की कोशिश करती है। अब सेज और डिएगो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वे विल और सिन के जरिए एक दूसरे की झूठी छवि देख रहे हैं। उनका भरोसा अब पूरी तरह टूट चुका है। उस रात तक माहौल इतना जहरीला हो चुका होता है कि सेज को लगता है कि कुछ बहुत गलत है,
सिन उसे मौली मतलब एक ड्रग लेने का सुझाव देती है और सेज ड्रग लेने का नाटक करती है, लेकिन लेती नहीं। बाद में जब डिएगो उसे भिड़ता है तो सेज उसे सब सच बता देती है। उसे यकीन हो जाता है कि विल और सिन जानबूझकर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहानी का एक अहम मोड़ है। ये वो पल है जब मनोवैज्ञानिक हमला नाकाम हो जाता है। सेज ने उनके जाल को पहचान लिया है। तो अब दिमागी खेल खत्म। हाँ, अब विल और सिन जानते हैं कि अगर उन्हें अपना नियंत्रण बनाए रखना है तो उन्हें शारीरिक हिंसा का सहारा लेना होगा। और वे वही करते हैं। सेज और डिएगो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रिक कार का चार्जर निकला हुआ होता है। ओहो, बैटरी में सिर्फ 6 मील की रेंज बची होती है। वो फंस चुके हैं पूरी तरह से। तभी विल सामने आता है और डिएगो से झूठ कहता है कि वो सेज के साथ सोया था। हाँ, डिएगो गुस्से में कार पीछे करता है, लेकिन तभी सिन अपनी गाड़ी से उन्हें टक्कर मार देती है। ये सिर्फ एक टक्कर नहीं है। कार का चार्जर निकलना, बैटरी का खत्म होना, ये इस बात का प्रतीक है कि उनकी भागने की हर उम्मीद, हर रास्ता बंद कर दिया गया है। और वो अंधेरा सिर्फ बेहोशी नहीं है, वो उनके पुराने जीवन का अंत है। जब वो जागेंगे तो वे वही लोग नहीं रहेंगे। जब सेज और डिएगो की आंख खुलती है तो वो घर के अंदर डक्ट टेप से बंधे हुए होते हैं। और अब पर्दा उठता है। विल और सिन असल में थॉमस और एलिस प्राइस हैं। प्राइस? हाँ, एक अमीर पब्लिशिंग परिवार के भाई बहन। उनका आपस में एक नाजायज रिश्ता था, और जब उनके माता पिता को पता चला तो उन्होंने उन्हें मार डाला। हे भगवान! तब से वे इस घर को अपने शिकारगाह की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने 6 और जोड़ों के साथ यही दिमागी खेल खेलकर उन्हें मार डाला है। तो उनका मकसद सिर्फ मारना नहीं है, वो दूसरे जोड़ों के भरोसे और प्यार को नष्ट करके शायद खुद को सही साबित करते हैं। हाँ, और इसके बाद जान बचाने की भागदौड़ शुरू होती है। सिन हाथ में कसाई वाला चाकू लेकर सेज का पीछा करती है। अब ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं है। नहीं, अब ये मौत का खेल है। सेज एक कांच के टुकड़े से सिन के चेहरे पर वार करती है। फिर विल सेज के पीछे भागता है। सेज को एक कुल्हाड़ी मिलती है, लेकिन विल उसे छीन लेता है। और डिएगो कहाँ है? डिएगो किसी तरह खुद को छुड़ाकर नाव के नीचे छिप जाता है, और जब सिन वहां पहुंचती है तो वह उसके पैर में चाकू घोंपकर उसे वहीं फंसा देता है। अच्छा। पर तभी विल एक इलेक्ट्रिक चेनसॉ लेकर डिएगो को मारने जाता है। चेनसॉ की वो डरावनी आवाज, ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन तभी सेज पीछे से आकर उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है, और विल वहीं मर जाता है। यहाँ हिंसा का स्तर देखिए। चाकू, कांच और अब चेन सॉ और कुल्हाड़ी, ये बहुत ही क्रूर है। कहानी हमें दिखा रही है कि जब किसी इंसान को उसकी अंतिम सीमा तक धकेल दिया जाता है तो उसके अंदर का जानवर जाग जाता है। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। नहीं। सेज और डिएगो एक नाव पर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घायल सिन उन पर हमला कर देती है। हाथापाई में डिएगो कुल्हाड़ी से सिन के हाथ पर वार करता है और उसकी उंगलियां कट जाती हैं। उंगलियां? हाँ, वो पानी में गिर जाती है और उसके बाल नाव के प्रोपेलर में फंस जाते हैं। वो चीखती है, लेकिन सेज नाव को उल्टा चला देती है। प्रोपेलर घूमता है और सिन की मौत हो जाती है। तो जीवित रहने के लिए उन्हें उतना ही क्रूर बनना पड़ा जितने उनके अत्याचारी थे। हाँ, ये एक ऐसी जीत थी जिसमें शायद इंसानियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। और कहानी का अंत सबसे परेशान करने वाला है। वे झील पर नाव में तैर रहे हैं। डिएगो सिन की कटी हुई उंगली से अपनी दादी की अंगूठी निकालता है। क्या? और सेज को प्रपोज करता है। उस सब के बाद? हाँ, और वे दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं। उनकी हंसी में कोई खुशी नहीं है, कोई राहत नहीं है, वो बस एक टूटे हुए दिमाग की आवाज है। और फिर हंसी अचानक बंद हो जाती है और वे खामोशी में एक दूसरे को घूरते रह जाते हैं। ये गहरा सवाल छोड़ जाता है। एक रिश्ते की नींव भरोसे पे टिकी होती है, लेकिन जब उस भरोसे को ही हथियार बना लिया जाए तो क्या बचता है? एक रोमांटिक छुट्टी कैसे जिंदा रहने की खौफनाक लड़ाई में बदल गई। और उस भयावह अनुभव से बचने के बाद क्या दो लोग कभी भी पहले जैसे हो सकते हैं? या वो हमेशा के लिए उस झील की परछाई में ही रहेंगे?